हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका तहे दिल से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर सिलेक्शन पाने का जुनून हो तभी इस क्लास में आएँ, अन्यथा दोस्तों आप इस क्लास को स्किप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए जुनून है, उत्साह है, जोश है, तभी दोस्तों आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। और इस क्लास में हम आपको दोस्तों एसएससी जीडी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाने वाले हैं, जिनके माध्यम से आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों और साथ ही साथ में दोस्तों उसे एक विशेष विश्लेषण के साथ में करवाने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, आपके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसी तरीके से दोस्तों प्रतिदिन 8 बजे और 9 बजे आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लास होती है, जिसमें जुड़कर आप लोग अपनी बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। हमारे साथ में बने रहने के लिए दोस्तों वीके एडू चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। उज्जैन का प्रथम शासक कौन था? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑप्शन ए है चस्टन, ऑप्शन बी है माउस, ऑप्शन सी है दोस्तों रुद्रदामन और ऑप्शन डी है दोस्तों कनिष्क। तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों, उज्जैन का प्रथम शक शासक कौन था? उज्जैन का प्रथम शक शासक कौन था? सभी दोस्त बताएंगे। तो दोस्तों उज्जैन के प्रथम शक शासक कौन था, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो उज्जैन का प्रथम शक शासक कौन था? उज्जैन का प्रथम शक शासक दोस्तों चस्टन था। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। उज्जैन का प्रथम शासक चस्टन था। 78 ईसा पूर्व दोस्तों क्या माना जाता है? विद्वानों के द्वारा दोस्तों 78 ईसा पूर्व को दोस्तों शक संवत का उदय माना जाता है। शक युग की शुरुआत 78 ईस्वी बताई गई। कितनी बताई गई? 78 ईस्वी बताई गई है दोस्तों। शक में दोस्तों एक शासक था जो कि बहुत ही प्रसिद्ध शासक था, जिसका नाम दोस्तों क्या था? कनिष्क दोस्तों। कनिष्क दोस्तों जो ये किस वंश का शासक था? तो दोस्तों कनिष्क दोस्तों आपका शक का शासक नहीं था। कनिष्क किसका शासक था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कनिष्क दोस्तों ये आपका कुषाण वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। कुषाण वंश की अगर बात की जाएगी तो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। और कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक था कुडुल कड़फिसस। क्या नाम था? कुजुल कड़फिसस। कुजुल कड़फिसस दोस्तों कुषाण वंश का शासक था। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी कुषाण वंश की, तो कनिष्क ने दोस्तों एक संवत चलाया था, जिसका नाम क्या था दोस्तों? 78 ईसा पूर्व। ध्यान से देखेंगे, 78 ईसा पूर्व दोस्तों चलाया था, जिसका नाम था शक संवत। शक संवत चलाया था दोस्तों। शक संवत अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा चलाया गया, तो कनिष्क के द्वारा चलाया गया। लेकिन कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी, थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक था। और यहाँ पर कनिष्क, इसका एकदम करेक्ट आंसर है चस्टन है, लेकिन हम कनिष्क के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो कनिष्क दोस्तों कुषाण वंश का शासक था, शक संवत इसने चलाया था। साथ ही साथ में दोस्तों कनिष्क का एक राजवैद्य था, जिसका नाम दोस्तों क्या था? कनिष्क का राजवैद्य था दोस्तों, जिसका नाम था चरक, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध जो राजवैद्य था, जिसका नाम था चरक दोस्तों। और चरक के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो दोस्तों चरक के द्वारा चरक संहिता लिखी गई। कौन सी पुस्तक लिखी गई? चरक संहिता चरक के द्वारा लिखी गई। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? तुलसीदास ने किसके साम्राज्य में उन्नति की थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तुलसीदास ने दोस्तों किसके साम्राज्य किसके शासनकाल के समय में दोस्तों उन्नति की थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों किसकी बात की जा रही है? तुलसीदास की। तो ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, बाबर या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अकबर। तुलसीदास ने किसके साम्राज्य के में उन्नति की थी? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों अकबर। तुलसीदास ने दोस्तों रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये दोस्तों रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई? तुलसीदास के द्वारा। बात अगर की जाएगी अकबर की, तो दोस्तों अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में इनका जन्म हुआ था।
और इनका राज्याभिषेक पंजाब के कलनौर में हुआ था। साथ ही साथ में दोस्तों अगर बात की जाएगी अकबर की दोस्तों, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे अकबर दोस्तों तीसरे मुगल वंश के तीसरे शासक कौन थे। अगर आपसे पूछा जाता है मुगल वंश का तीसरा शासक, तो दोस्तों मुगल वंश का तीसरा शासक कौन था, तो मुगल वंश का तीसरा शासक दोस्तों अकबर था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मुगल वंश का तीसरा शासक कौन था, अकबर था। यहाँ पर बात अगर की जाएगी तुलसीदास की, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, 1532 ईस्वी में दोस्तों तुलसीदास का जन्म हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में किसका जन्म हुआ, तुलसीदास का जन्म हुआ था। और साथ ही साथ में बांदा जिले के, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के, और एक गांव था जिसका नाम था दोस्तों राजापुर। बांदा जिले के राजापुर गांव में तुलसीदास का जन्म हुआ था। और तुलसीदास ने दोस्तों मुगल काल के दौरान ही कौन कौन सी पत्रिकाएं लिखी थी, तो तुलसीदास ने दोस्तों रामचरितमानस, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे रामचरितमानस अगर आपसे पूछा जाता है, रामचरितमानस किसने लिखा, तुलसीदास ने लिखा। विनय पत्रिका, ध्यान से सुनेंगे, विनय पत्रिका दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई, तुलसीदास के द्वारा। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है विनय जानकी भी दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई, यह भी पुस्तक दोस्तों तुलसीदास के द्वारा लिखी गई। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से आज का यह सेशन समझ में आ रहा होगा। तो एक बार सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक, शेयर और साथ ही साथ में अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे जिनका दोस्तों एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है। एकदम दोस्तों बेस्ट स्कोर आप करके आने वाले हैं। दोस्तों जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक प्रतिदिन आपको हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, जिसके माध्यम से आप लोग दोस्तों बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे। कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। हर एक टॉपिक को हर एक क्वेश्चन के माध्यम से कवर अप करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा वीके सर के द्वारा। दोस्तों कहते हैं कि अगर मंजिल है पहाड़ तो हम भी मांझी हैं, अगर मंजिल है पहाड़ तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हम हैं भी नहीं। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त इस प्रश्न का सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, इसका सही आंसर क्या होगा, सभी दोस्त बताएंगे। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। ऑप्शन ए है दोस्तों कुतुबुद्दीन मुबारक, ऑप्शन बी है नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी है जलालुद्दीन फिरोज। सही आंसर क्या होगा, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, तो दिल्ली का दोस्तों प्रथम सुल्तान जिसने दोस्तों किसे पराजित करने का प्रयास किया, दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, तो वो दोस्तों कौन शासक था, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात की जाएगी तो ये दोस्तों कौन था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों खिलजी वंश का शासक था। किस वंश का शासक था, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का शासक था, खिलजी वंश का शासक था। और ये दोस्तों दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है। दिल्ली सल्तनत में दोस्तों गुलाम वंश के बाद क्या आया, गुलाम वंश के बाद दोस्तों खिलजी आया। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, एक बार कमेंट सेक्शन में चिपका देंगे सभी दोस्त। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, खिलजी वंश का संस्थापक था दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दोस्तों कौन था, ये इसका संस्थापक था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। खिलजी वंश की अगर बात की जाएगी तो खिलजी वंश में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक था। साथ ही साथ में अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाएगी तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। अगर आपसे पूछा जाए बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो दोस्तों यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और साथ ही साथ में इसने दोस्तों एक उपाधि धारण की थी जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सिकंदर ए सानी की उपाधि
अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, नाम क्या है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। और यह दोस्तों खिलजी वंश का दूसरा शासक था। और इसने दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों दक्षिण भारत के किन किन राज्यों को जो है अधीन कर लिया था? तो यहाँ पर दोस्तों काकतीय, द्वार समुद्र और पूर्व तेलंगाना, इन राज्यों को दोस्तों इसने अपने अधीन कर लिया था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? राज्यपाल, महाधिवक्ता, महान्यायवादी या फिर दोस्तों मुख्यमंत्री? सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर दोस्तों महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और किस अनुच्छेद के अनुसार दोस्तों? किस अनुच्छेद के अनुसार दोस्तों? किस अनुच्छेद के अनुसार? तो ये अनुच्छेद आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये इसकी नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 165 के अनुसार दोस्तों राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की अर्हता रखता है उसे दोस्तों महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों है, किस रिट के तहत न्यायालय किसी व्यक्ति के गुम हो जाने, यहाँ पर न्यायालय के किसी व्यक्ति के गुम हो जाने या हिरासत लेने के संदेह में होने पर उसे उपस्थित करने का आदेश दे सकता है? तो किस रिट के तहत दोस्तों यह आदेश दिया जा सकता है? मेंडमस, या फिर ऑप्शन बी है को वारंट, या फिर दोस्तों ऑप्शन सी है सर्टियोरी, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों किसी रिट के तहत न्यायालय के किसी व्यक्ति के गुम हो जाने या हिरासत के लेने के संदेह पर उसे दोस्तों हैबियस कॉर्पस रिट के तहत दोस्तों न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दे सकता है। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? माउंट अन्नपूर्णा किस देश में स्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। माउंट अन्नपूर्णा किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन या फिर दोस्तों नेपाल? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। माउंट अन्नपूर्णा किस देश में स्थित है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है नेपाल। नेपाल में दोस्तों माउंट अन्नपूर्णा स्थित है और इसमें दोस्तों बहुत सारी चोटियां हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों नेपाल की अगर बात की जाएगी तो नेपाल की राजधानी क्या है बताएंगे दोस्तों? नेपाल की राजधानी क्या है? सभी दोस्त छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। नेपाल की राजधानी क्या है एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक शेयर और साथ ही साथ में अपने उन सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे जिनका दोस्तों कोई एग्जाम है। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। क्या है? काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की। नेपाल की मुद्रा क्या है दोस्तों? नेपाल की मुद्रा है दोस्तों नेपाली रुपया। क्या है? नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी नेपाल की संसद को क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नेपाल की संसद को क्या कहते हैं? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। नेपाल की संसद को कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं दोस्तों नेपाल के संसद को। यहीं पर दोस्तों कुछ अन्य देश हैं, इनको भी हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे जिससे दोस्तों सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अफगानिस्तान की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त बताएंगे अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी क्या है एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? साथ ही साथ बताएंगे चीन की राजधानी क्या है।
अफगानिस्तान की राजधानी दोस्तों क्या है? काबुल दोस्तों है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। काबुल कहाँ की राजधानी? अफगानिस्तान की राजधानी है। और अफगान की मुद्रा क्या है? अफगानी। क्या है? अफगान की मुद्रा, अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? अफगानी। अफगानी है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? अफगानी। और यहाँ की संसद का क्या नाम है दोस्तों? अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। क्या नाम है? शोरा। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो सभी दोस्त साथ ही साथ में देखते रहेंगे। पाकिस्तान की राजधानी दोस्तों है इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी है। अगला दोस्तों पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है दोस्तों पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तानी रुपया इसकी मुद्रा है। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी पाकिस्तान की, बताएंगे सभी दोस्त, पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। नेशनल असेंबली पाकिस्तान की संसद का नाम है। यहाँ पर आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चीन की अगर बात की जाएगी, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। चीन की राजधानी क्या है? सभी दोस्त बताएंगे। चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी दोस्तों है बीजिंग। बीजिंग किसकी राजधानी है? चीन की राजधानी है। अगला दोस्तों चीन की मुद्रा क्या है बताएंगे। तो दोस्तों चीन की मुद्रा है रेमनबी। रेमनबी किसकी मुद्रा है? रेमनबी तथा युआन दोस्तों चीन की मुद्रा है। चाइना की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। चाइना की संसद का क्या नाम है? सभी दोस्त बताएंगे। चीन की संसद का क्या नाम है? तो दोस्तों चीन की संसद का नाम क्या है? एक बार सभी दोस्त बताएंगे। चीन की संसद का दोस्तों नाम है नेशनल पीपुल कांग्रेस। ये याद रखेंगे दोस्तों, नेशनल पीपुल कांग्रेस। नेशनल पीपुल कांग्रेस किसकी संसद का नाम है? चीन की संसद का नाम है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चीन की बात की जाएगी तो जनसंख्या की दृष्टिकोण से पहले स्थान पर कौन है? चीन। जनसंख्या के दृष्टिकोण से पहले स्थान पर चीन है। और दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे स्थान पर चाइना आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज़ समझ में आ रही होगी। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दोस्तों 10 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में होना है। तो प्रतिदिन दोस्तों इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप हमारे साथ में जुड़कर बहुत ही बेस्ट और शानदार तैयारी कर सकते हैं। तो प्रतिदिन जुड़ना हमारे साथ बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है वर्ल्ड वॉयज डे। बताएंगे सभी दोस्त वर्ल्ड वॉयज डे, एक बार ध्यान से देखेंगे। वर्ल्ड वॉयज डे विश्व आवाज़ दिवस। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, विश्व आवाज़ दिवस। तो सभी दोस्त बताएंगे विश्व आवाज़ दिवस किस दिन पर मनाया जाता है? विश्व आवाज़ दिवस दोस्तों किस दिन मनाया जाता है? 12 मार्च को, 16 अप्रैल को, या फिर दोस्तों 16 मार्च को, या फिर दोस्तों 21 अप्रैल को। सही आंसर क्या होगा? एक बार जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों फटाफट से। वर्ल्ड वॉयस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वॉयस डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अगर बात की जाएगी वर्ल्ड वॉयस डे की, तो सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे वर्ल्ड वॉयस डे कब मनाया जाता है? तो वे दोस्तों विश्व आवाज़ दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? सभी लोग आंसर करेंगे दोस्तों, आंसर बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। सभी लोग अगर आपको पता है तो एक बार आंसर जरूर करेंगे। 16 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व आवाज़ दिवस। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इस दिवस की शुरुआत दोस्तों आवाज़ के प्रति महत्व को बढ़ाने के लिए, आवाज़ के प्रति दोस्तों लोगों की जागरूकता को बढ़ाने के लिए तथा आवाज़ संबंधी समस्याओं के प्रति सतर्कता तथा जागरूकता को बढ़ाने के लिए विश्व आवाज़ दिवस को मनाया जा रहा है प्रतिवर्ष दोस्तों 16 अप्रैल को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सभी दोस्त बताएंगे। तो किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सुचेता कृपलानी दोस्तों। सुचेता कृपलानी दोस्तों कहाँ की सबसे पहली जो है मुख्यमंत्री बनी थी? प्रथम किस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी दोस्तों? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो सुचेता कृपलानी दोस्तों, सुचेता कृपलानी कहाँ की दोस्तों पहली
मुख्यमंत्री बनी थी। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है सुचेता कृपलानी की। अगर बात की जाएगी तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम बनी थी दोस्तों, चीफ मिनिस्टर। अगला दोस्तों, सुचेता कृपलानी कब बनी थी? तो 1963 में, 1963 में दोस्तों बनी थी। और साथ ही साथ में ये दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक राजनीतिज्ञ भी थी। सरोजिनी नायडू की अगर बात की जाएगी, यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, सरोजिनी नायडू को क्या कहा गया? भारत की कोकिला। इन्हें क्या कहा गया दोस्तों? भारत की कोकिला। तो किस महिला को भारत की कोकिला कहा गया है? तो भारत की कोकिला दोस्तों सरोजिनी नायडू को कहा गया है। साथ ही साथ में दोस्तों उत्तर प्रदेश की या फिर दोस्तों भारत के किसी राज्य की पहली राज्यपाल कौन बनी है? भारत के किसी राज्य की पहली राज्यपाल कौन बनी है? सरोजिनी नायडू। अगला दोस्तों, विजया लक्ष्मी पंडित। तो विजया लक्ष्मी पंडित की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, विजया लक्ष्मी पंडित यूएनओ की पहली महिला राजदूत कौन बनी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों यूएनओ की पहली महिला राजदूत कौन बनी है? विजया लक्ष्मी पंडित। कौन बनी है? विजया लक्ष्मी पंडित। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, निम्न में से किस नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है? एक बार सभी दोस्त इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किस नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है? यहाँ पर दोस्तों आपके ऑप्शन है रावी, झेलम, व्यास या फिर चिनाब। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो यहाँ दोस्तों प्राचीन नाम नदियों के और साथ ही साथ में वर्तमान में क्या नाम है, इससे रिलेटेड दोस्तों बहुत क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं, जो कि मैंने आपको ऋग्वेद जब आपको बताया था, मतलब आपको वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें हमने आपको डिटेल से बताया है। तो अगर आपने अभी तक वैदिक सभ्यता की क्लास अगर नहीं देखी है, तो अगर आपके पास दोस्तों टाइम है दोस्तों एक्स्ट्रा, वैसे तो दोस्तों आप लोग पूरा अपने जो है स्टडी पर फोकस करेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको यह क्लास देखनी चाहिए, तो दोस्तों इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर दोस्तों हमारी इसी क्लासेज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो क्लास आप लोग जरूर देखेंगे। तो किस नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों व्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है व्यास नदी की, तो व्यास नदी दोस्तों, व्यास नदी यह कहाँ की नदी है दोस्तों? तो व्यास नदी दोस्तों एक उत्तर भारत की नदी, कहाँ की नदी है? उत्तर भारत की नदी है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, उत्तर भारत की नदी है। और यह दोस्तों मध्य हिमाचल प्रदेश में बहती है। कहाँ पर? मध्य हिमाचल प्रदेश में बहती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों यहाँ पर कुछ नदियों के नाम दिए हुए हैं अन्य, इनका दोस्तों प्राचीन समय में क्या नाम था, इसको भी हम लोग साथ में देखेंगे। अगर दोस्तों रावी की बात की जाएगी, तो रावी का प्राचीन नाम क्या था? परुसड़ी दोस्तों। झेलम की अगर दोस्तों बात की जाएगी, तो झेलम का दोस्तों प्राचीन नाम क्या था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो झेलम का दोस्तों प्राचीन नाम था बितस्ता। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए चिनाब, चिनाब का दोस्तों प्राचीन नाम क्या था? सभी दोस्त बताएंगे चिनाब का। तो चिनाब का दोस्तों प्राचीन नाम था अस्किनी। अस्किनी दोस्तों चिनाब का प्राचीन नाम था। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर सभी दोस्त देखेंगे और इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यहाँ पर दोस्तों हम आपको कुछ प्राचीन नाम बताएंगे, इनके आधुनिक नाम आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर ओल्ड, नदियों के ओल्ड नेम और यहाँ पर नेम, फिर दोस्तों ओल्ड नेम और यहाँ पर नेम, तो आपको बताना है। ये दोस्तों कई बार एसएससी के द्वारा बार बार पूछा जा रहा है, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी दोस्त इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों बितस्ता किस नदी का प्राचीन नाम है। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए परुसड़ी, परुसड़ी किस नदी का प्राचीन नाम है बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग बताएंगे क्रुमु, क्रुमु किस नदी का प्राचीन नाम है बताएंगे। अगला दोस्तों कुभा किस नदी का प्राचीन नाम है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग बताएंगे अस्किनी किस नदी का प्राचीन नाम है। यहीं पर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है दृशदत्ती, दृशदत्ती किस नदी का प्राचीन नाम है। साथ ही साथ आप लोग बताएंगे सुवास्तु, सुवास्तु किस नदी का प्राचीन नाम है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है सतुद्री, सतुद्री किस नदी का प्राचीन नाम है। अगला दोस्तों विपाशा किस नदी का प्राचीन नाम है। साथ ही साथ में आप लोग बताएंगे गोमल किस नदी का प्राचीन नाम है। तो यहाँ पर ये सभी आपको बताना है, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर आपसे कहा जाता है बितस्ता किस नदी का प्राचीन नाम है, तो बताएंगे सभी दोस्तों बितस्ता दोस्तों झेलम का प्राचीन नाम है। परुसड़ी दोस्तों रावी का प्राचीन नाम है।
कुर्मू दोस्तों इस समय में वर्तमान में इसका नाम क्या है? कुर्रम। अगला दोस्तों, कुबा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो काबुल का दोस्तों प्राचीन नाम क्या है? कुबा। अस्किनी दोस्तों किसका नाम है? चिनाब। चिनाब का दोस्तों प्राचीन नाम है अस्किनी। दृश्यदत्ती दोस्तों घग्घर नदी का प्राचीन नाम है किसका? घग्घर नदी का। सुवास्तु की अगर बात की जाएगी तो स्वात नदी का प्राचीन नाम क्या है? सुवास्तु। सतुद्री दोस्तों सतलज नदी का प्राचीन नाम है, ध्यान से देखेंगे। विपाशा की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों विपाशा व्यास नदी का प्राचीन नाम है। अगला दोस्तों, गोमल की अगर बात की जाएगी तो गोमती नदी का प्राचीन नाम क्या है? गोमल। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को सभी नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम आपको पता चल गया होगा। तो एक बार वाकई में अगर आपको सीख रहे हैं तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें दोस्तों। BKDU दोस्तों आपकी फैमिली है, इसमें दोस्तों अभी हाल ही में बहुत तेज़ी से आपके सपोर्ट और आपका जो प्यार है इसके कारण ग्रो कर पा रहे हैं हम सब लोग दोस्तों। तो अपने इस फैमिली को दोस्तों और आगे बढ़ाएं। 1000 का परिवार आप लोगों को बहुत जल्द से जल्द करना है। तो इसे दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, जिससे आपका अपना परिवार 1000 लोगों का पूर्ण हो जाए। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश संसद का पहला संसद बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद का पहला संसद बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दादा भाई नौरोजी दोस्तों ब्रिटिश संसद के पहले कौन बने हैं? ब्रिटिश संसद के पहले संसद बनने वाले भारतीय हैं दादा भाई नौरोजी दोस्तों। ये भारत एवं एशिया के पहले व्यक्ति हैं जो कि ब्रिटिश संसद के क्या बने हैं? पहले भारतीय थे जो संसद बने हैं ब्रिटिश संसद में, ठीक है। दादा भाई नौरोजी की अगर बात की जाएगी तो दादा भाई नौरोजी इन्हें भारत का वयोवृद्ध पितामह कहा गया। क्या कहा गया? वयोवृद्ध पितामह। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का वयोवृद्ध पितामह किसे कहा गया तो दादा भाई नौरोजी को। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी दादा भाई नौरोजी की तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कांग्रेस के एकमात्र ऐसा व्यक्ति, कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन है? कमेंट सेक्शन में सभी लोग साथ देंगे। तो कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन थे? अध्यक्षता करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। दोस्तों इनकी एक पुस्तक है जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ध्यान से सुनेंगे, द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दोस्तों यह पुस्तक किसकी है? दादा भाई नौरोजी की। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शीतल महासागर की धारा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कौन सी शीतल महासागर की धारा है? हम्बोल्ट, ब्राजील, ओयासियो या फिर दोस्तों कैनारी। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों कौन सी शीतल महासागर की धारा है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है हम्बोल्ट जलधारा। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। हम्बोल्ट जलधारा यह एक शीत जलधारा है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक क्या है यहाँ पर बताना है। कृषि को सीधा वित्त प्रदान करता है, या फिर दोस्तों ऑप्शन बी है प्राथमिक सरकारी समितियों को वित्त प्रदान करता है, या फिर दोस्तों ऑप्शन सी है राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करता है, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी है कृषि को वित्त प्रदान नहीं करता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक जो है या दोस्तों राज्य के सहकारी बैंकों को क्या प्रदान करता है? वित्त प्रदान करता है। क्योंकि दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। कैसी बैंक है? एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। 1949 में दोस्तों इसका क्या हो गया था? राष्ट्रीयकरण हो गया था, जिसके माध्यम से यह सहकारी जो राज्य की सहकारी बैंक है उनको वित्त प्रदान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की बात की जाएगी तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल
1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों। 1934 के एक्ट से दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। सभी दोस्त ध्यान कर रखेंगे। और साथ ही साथ में अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एक सामान्य मानव के शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बताएंगे। एक सामान्य मानव के शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों, मानव के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या है? तो दोस्तों आकाश में नीला रंग के प्रकाश होने के साथ साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या है? व्यतिकरण। ऑप्शन बी है दोस्तों परावर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन या फिर ऑप्शन डी प्रकीर्णन। सही आंसर क्या है एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो आकाश में नीला रंग होने के साथ साथ संबंधित प्रकाश परिघटना क्या होती है? तो संबंधित प्रकाश परिघटना क्या होती है एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो यह परिघटना क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों ध्यान से देखेंगे, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो दोस्तों लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं, तो धनिया में उपयोगी अंश कौन से होते हैं बताएंगे। तो धनिया में दोस्तों आप सभी को पता है धनिया के पत्ते और साथ ही साथ में सूखे फल, ये दोस्तों उपयोगी अंश होते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, धनिया में दोस्तों पत्ते और उसके सूखे फल दोस्तों उपयोगी अंश होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों बुल फाइट किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों बुल फाइट किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सभी दोस्त बताएंगे। बुल फाइट किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों बुल फाइट की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों बुल फाइट स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। स्पेन में दोस्तों सांडों की लड़ाई होती है और यह दोस्तों इसे दोस्तों क्या बताया गया है? बुल फाइट को स्पेन का राष्ट्रीय खेल बताया गया। और यह दोस्तों किस शहर में इसका आयोजन होता है? पंपलोना शहर में। किस में होता है? पंपलोना शहर में दोस्तों इसका आयोजन होता है। और साथ ही साथ में दोस्तों यह किस उत्सव पर मनाया जाता है? यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह किस उत्सव पर मनाया जाता है? तो दोस्तों बुल फाइट यह सैन फर्मिन फेस्टिवल, ध्यान से सुनेंगे, सैन फर्मिन फेस्टिवल पर मनाया जाता है। सैन फर्मिन फेस्टिवल, सैन फर्मिन फेस्टिवल पर मनाया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सर सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना या फिर दोस्तों प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो दोस्तों यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया 1911 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों किस पुस्तक के कृति के लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साथ ही साथ में दोस्तों अगर बात की जाएगी रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना की थी और साथ ही साथ में भारत के राष्ट्रगान की रचना की थी और इन्हें दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। साथ ही साथ में दोस्तों सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था सर सीवी रमन को, रमन प्रभाव के लिए। हरगोविंद खुराना को दोस्तों किसका नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों हरगोविंद खुराना को दोस्तों चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? हरगोविंद खुराना को। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला था। किसका? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? सर सीवी रमन।
और अगर पूछा जाए पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। और साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला दोस्तों, हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन की अगर बात की जाएगी तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, इनका नाम है दोस्तों प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है, बताएंगे। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों कैस्पियन सागर की अगर बात की जाएगी, किस देश के साथ में नहीं मिलती है, कजाकिस्तान के साथ में, अजरबैजान के साथ में, आर्मेनिया के साथ में, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो किस देश की सीमा के साथ में नहीं मिलती है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यहाँ पर दोस्तों किसकी बात की गई है, कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन दोस्तों, कैस्पियन सागर या दोस्तों सबसे खारे पानी की झील है। तो कैस्पियन सागर दोस्तों सबसे खारे पानी का सागर कौन सा है, तो कैस्पियन सागर या फिर कैस्पियन झील दोस्तों इसका नाम दिया गया है। और यह दोस्तों अंतर्देशीय जल निकाय है। क्या है, अंतर्देशीय जल निकाय है, जल निकाय है कैस्पियन सागर। और यह दोस्तों किस देश के साथ में सीमा नहीं मिलाती, तो सबसे पहले यह किसके साथ में सीमा मिलाती है इसको समझते हैं। तो दोस्तों यह कजाकिस्तान के साथ में, साथ ही साथ में दोस्तों रूस के, अजरबैजान और ईरान। दोस्तों कजाकिस्तान, यहाँ पर हमने 4-5 कंट्रीज़ के नाम लिख दिए हैं, और साथ ही साथ में तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और साथ ही साथ में रूस, इनके साथ में दोस्तों इनकी सीमा बनती है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्मेनिया के साथ में दोस्तों कैस्पियन सागर की सीमा नहीं मिलती। जिनके साथ में मिलती है इसे जरूर याद करेंगे, एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, कजाकिस्तान, अजरबैजान और आपका क्या है, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान और आपका रूस। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया, तिरंगे को दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया, सभी दोस्त बताएंगे। तो तिरंगे को दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज के रूप में लाहौर अधिवेशन में अपनाया गया। यह दोस्तों 1929 में अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन। इसमें दोस्तों तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। और साथ ही साथ में अगर आपसे पूछा जाएगा तिरंगा ध्वज को कब फहराया गया था, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 31 दिसंबर 1929 को दोस्तों, 31 दिसंबर 1929 को दोस्तों पहली बार तिरंगा को फहराया गया था और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पहली बार फहराया गया और दोस्तों किसकी मांग की गई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया, लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में 1929 में। अगर बात की जाएगी पहली बार कब फहराया गया, तो 31 दिसंबर 1929 को, जब दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो दोस्तों आज का सेशन आपका बस यही तक है। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों लास्ट में फिर वही लाइनें कहना चाहते हैं जो कि हर रोज़ दोहराते हैं कि दोस्तों अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पार कर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से अगर है दम तो मिटा कर दिखा। दोस्तों अगर आपके अंदर जुनून है, उत्साह है और जोश है तो प्रतिदिन हमारे 8 बजे और 9 बजे वाली क्लास को शाम को जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एग्ज़ाम की एकदम बेस्ट तैयारी होने वाली है। हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने वाले हैं दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो अभी दोस्तों पर्याप्त समय है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से विशेष एनालिसिस के साथ में आप सभी दोस्त हमारे साथ में बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। तो सभी दोस्त प्रतिदिन शाम को 9 बजे और 8 और 9 बजे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी दोस्त यहाँ तक लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्त अपने YouTube फैमिली वीके एडीओ को 1000 मेंबर इसमें कंप्लीट करवाने में हमारी हेल्प करें। बहुत बहुत धन्यवाद।